रणनीति ये है कि देखो सरकार जो है टस से मस हो नहीं रही है। जो सरकार है ये एक तरह की, जिसका बटन तो है दिल्ली में और एक डम्मी कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने बिठा रखा है। तो इनके क्या है कि बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई राजस्थान में चल क्या रहा, हो क्या रहा, युवा किधर क्या है। उसके लिए क्या है कि ये जरूरी होती है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अब वो धमाका हम करेंगे। ट्रेलर तो हमने इनको 2 तारीख को दिखाया था, अब जो है इनको हम पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं और वो फिल्म ऐसी होगी कि इनको आज तक किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। प्रदेश में इन दिनों सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं, गर्मी चरम पे है, धूप बहुत तेज है। ऐसे में उबाल पर जो पारा है, सियासी पारा भी कम नहीं है। यहाँ पे बात राजस्थान प्रदेश की कर लें, राजस्थान प्रदेश में भी राजनीति चरम पे है। हाल फिलहाल शहीद स्मारक पर बैठा हूँ मैं, जहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर हनुमान बेनीवाल जो है सुप्रीमो आरएलपी के, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना लगातार अनवर जारी है। आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है क्योंकि 26 मई को डेट उन्होंने फिक्स की है 1 लाख युवाओं के साथ रैली करने की जयपुर में एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर। इसी कड़ी में इससे पहले मेरे साथ मौजूद है छात्र नेता लादू राम मौजूद है। मैं लादू राम से बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर पूरे तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर, आरपीएससी को लेकर और पेपर लीक की जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। लादू राम, सबसे पहले तो ये कि आप वापस धरने पर बैठ गए, क्योंकि बीच में जब आपातकाल की स्थिति हुई थी तब आपने धरना कर दिया था। अब आज हाल फिलहाल एक रणनीति बनने वाली है हनुमान बेनीवाल द्वारा, क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति ये है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से लेके हमेशा तक हमारी आवाज़ को उठाते आए हों। रणनीति ये है कि देखो सरकार जो है टस से मस हो नहीं रही है। अब सरकार का ये सीन हो रखा है कि सरकार का जो डिजिटल जो सरकार है ये एक तरह की, जिसका बटन तो है दिल्ली में और एक डम्मी कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने बिठा रखा है। ठीक है, अब इनके क्या है कि बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई राजस्थान में चल क्या रहा, हो क्या रहा, युवा किधर क्या है। तो उसके लिए क्या है कि ये जरूरी होती है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अब वो धमाका हम करेंगे। ट्रेलर तो हमने इनको 2 तारीख को दिखाया था, तो इन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो हमने सांकेतिक गिरफ्तारी देकर हम यहीं तक ही रुक गए थे। मैंने कहा ठीक है, एक बार इनको रुक जाओ। अब जो है इनको हम पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं और वो फिल्म ऐसी होगी कि इनको आज तक किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। और उस फिल्म में राजस्थान में जैसलमेर से लेके धौलपुर तक और गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक के कोने कोने के लोग आएंगे और प्रदेश के पूरे युवा यहाँ जयपुर को जाम करेंगे चारों तरफ से, एक तरह से जयपुर को घेरेंगे। और उसके बाद में यहाँ जयपुर के अंदर 1 लाख युवाओं की अपन हम रैली करवाएंगे और उस रैली में हम सरकार से ऐलान करेंगे कि आज यदि आपने इस भर्ती को रद्द नहीं करी तो हम जो है सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और जयपुर को 4 चांद लगाएंगे। एक सवाल ये भी कि रिपोर्ट लगातार फटकार लगा रही है, जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। क्या लगता है कि अब आपको कुछ आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा? सरकार है कहाँ? लग रही है कि सरकार होती तो आज ये दिन थोड़ी आते हैं कि सरकार का खुद के मैनिफेस्टो में ये वादा था कि सरकार देखो जो विपक्ष में थी ना तो कितनी बड़ी डीगे हाँक रही थी, चिल्ला रही थी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एसआई तो रद्द कर देंगे, आरपीएससी भंग कर देंगे, ये और विधानसभा में चिल्लाए, बार चिल्लाए। लेकिन हुआ क्या? सरकार पलटी, इनके जज्बात पलट गए, इनके नियम पलट गए, इनके वादे पलट गए, सब कुछ पलट गया इनका। और उसके साथ में जो है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज कंटिन्यू सरकार बने हुए 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है सरकार। विडंबना तो यहाँ की बात है कि आप चलो फैसला तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो करो। और चर्चा करने के लिए इनको पिछले 5 महीने में एक दिन भी समय नहीं मिला। अक्टूबर के बाद में आज जो है मई आ चुका है, 5-6 महीनों में इन्होंने एसआई भर्ती पर कोई चर्चा ही नहीं करी। जब हम सरकार से थक हारे थे, मैंने कहा यार जब आदमी कोई होता है ना कि लग जाता है कि इस आदमी से तब यार ज्यादा अपन क्या ही बहस करे, क्या उम्मीद करे, तो उस आदमी को भी लास्ट में आदमी क्या करता है, इग्नोर करता है कि छोड़ो यार। फिर अपन जो है माननीय न्यायालय की ओर चलेंगे, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान ने ये राइट दिया है। न्यायपालिका में हम गए और न्यायपालिका से हमें भरोसा मिला। बार बार जो है कोर्ट ने जो इनको फटकार लगाई सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इन्हीं की रिपोर्टों के आधार पर सरकार को कहा। लेकिन सरकार ने भी क्या है कि न्यायपालिका को जो है ढीली कार्य भाई समझ कर ये सोच रखा है कि चलने दो। अरे साहब यार, कोई सास बहू का झगड़ा थोड़ी है जो आप ठीक है कि कभी पंचायती करके मामला इजागर कर दोगे, कभी क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इन्होंने जो मामले की सुनवाई थी कल न्यायालय में, इनका जवाब देखोगे ना आप तो चौंक जाओगे। इन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान की युद्ध स्थिति के कारण और राजस्थान के कुछ जिले बॉर्डर इलाकों से लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि देश सर्वोपरि होते हुए हमारे जो मंत्री जी थे वो मंत्री अपने जिलों में स्वास्थ्य कार्य की योजनाओं के जायजों में और वहाँ व्यस्तता में थे तो वो नहीं आ पाए। और वही मंत्री को मैं इनको सरकार को कहूंगा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध स्थिति हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे जस्ट पहले दिन तो आप वहाँ गुजरात के अंदर नाच कर रहे थे, वहाँ प्रशिक्षण कर रहे थे, वहाँ क्या लेने गए थे, वहाँ क्या चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो दूसरे दिन हुआ,
भारत पाकिस्तान युद्ध तो 3 दिन पहले शुरू हो गया, तो आप तो वहाँ ढोल पे नाच रहे थे, बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। हम यहाँ तपती गर्मी में आपसे मांग कर रहे थे, तो आप एक बार बात ही कर लेते। उसके बाद में मीटिंग थी आपकी 13 तारीख को, 15 तारीख को सुनाई होनी थी। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया था 9 तारीख को, 10 तारीख को सीज फायर लागू हो गया। तो फिर 6 मंत्रियों के बैठाने में क्या था? आप थोड़ी गए थे वहां पे डिफेंस पे कोई बंदूक लेके कोई वर्दी पहन के, जो आप ये कह रहे हो कि भाई हम जो है यहाँ पे मीटिंग नहीं कर पाए थे। ये बहकावे की बहानेबाजी होती है, शर्म आने की बात है। कल देख रहा था मैं सारी की सारी सरकार जो है, जिनकी यहाँ पर विद्याधर नगर स्टेडियम में कोई इनकी कोई बहुत बड़ी रैली थी, उपराष्ट्रपति जी भी आए हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष जी भी आए थे, सारी सरकार वहां थी। तो वहां तो नहीं हुआ आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये तो हो नहीं रहा किसी। और हाल ही के चर्चित मंत्री, उनका बयान देखो, हास्यास्पद, हमारे के बिश्नोई जी, जिसका इस भर्ती में बड़ा रोल है। देखो, अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ तक नहीं आते। तो उनसे किसी मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि सांचौर जिले के बारे में आपको क्या कहूँगा, तो मीडिया वाले ने बहुत दिमाग लगाया उस क्वेश्चन के लिए कि डायरेक्ट ऐसा ही भर्ती का सवाल पूछूंगा तो हम जवाब नहीं देंगे मंत्री जी, क्योंकि मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री जी को इन मामलों से मतलब नहीं, मंत्री जी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती। देखो, तो उन्होंने कहा कि सांचौर जिले के बारे में क्या कहना चाहूँ, क्योंकि सांचौर जिले का ऐसा ही भर्ती से अपना आप में बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में सांचौर जिला भी नहीं है, लेकिन एक टाइम में बनाया था और वापस खत्म कर दिया, लेकिन सांचौर वाला आज भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देश सबसे ज्यादा फर्जी वहीं से निकले 100+ थानेदार। तो मंत्री जी का बयान देखो कि मंत्री जी कह रहे हैं देश में आपातकाल की स्थिति है, तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी हम। कहाँ है आपातकाल की स्थिति? किसने लगाई इमरजेंसी? कोई राज्यपाल ने लगाई, कोई राष्ट्रपति ने लगाई? देश सब सुरक्षित है, सब चीजें, सीज फायर लागू हो गया, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या गान है? और दूसरे उन मंत्री जी, जिस टाइम पद्मा चौधरी की कॉपी उजागर करी थी माननीय सांसद महोदय ने, आरपीएससी का जो काला था उसको सबको उजागर किया, तो वो जब मंत्री जी जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मंत्री जी ने कहा कि किसी ने एडिट करके दे दी, बिना सबूतों के साथ ये आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, चुनाव हार गए तो ये कुछ भी बोल देते हैं। तो मंत्री जी देख लीजिए, सबूतों के साथ बोला और आपकी आरपीएससी ने जो है गलती स्वीकार करी। और मजा आरपीएससी का देखो आप, आरपीएससी ने, मेरे को तो मैं सवाल पहला था आरपीएससी से यूं करा कि किस कानून या किस अधिनियम या आपके कोई आरपीएससी किस सेवा नियम के तहत आपने जो है ये अमेंडमेंट करके ये जो है बताया है कि रैंक 24 से जो है 39A आ जाए? ये नियम कहाँ है? पहले तो ये बताओ, है आरपीएससी के सेवा नियमों में कहीं भी रूल कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? ऐसे तो फिर कल को और आएगा, तो फिर आप तो ABCD की सीरीज ही चला दो, 39ABCDEZ तक चला दो, फिर क्या फायदा रहा साहब? आरपीएससी को नाम ही बना दिया राजस्थान पेपर लीक सर्विस कमीशन, एक अड्डा बन चुका है पूरी तरीके से। 2018 का मैं तो कह रहा हूँ सभी कॉपियां सामने होनी चाहिए। आप सोच लो कि 2018 की जो काली कॉपी है वो 2025 में बाहर आई है और आरपीएससी ने गलती मानी। तो सोचो आरपीएससी ने गलती क्यों मानी है? क्योंकि आरपीएससी को था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन है और हमारी जो मांग थी आरपीएससी भंग करो, उसकी ये पूरी पुरजोर तरीके से ये कॉपी वो बता रही है कि आरपीएससी हम भंग क्यों करवाना चाहते हैं। क्योंकि आरएस 2018 में चाहे मुक्ता राव देखो, चाहे पद्मा चौधरी देखो, चाहे एसडीएम हनुमाना राम देखो, पता नहीं और ऐसे कितने आएंगे। जैसे जैसे वक्त चलेगा, चांद चलेगी, जैसे जैसे सबूत भी आते जाएंगे और इन लोगों को जो है ये पता चलता जाएगा। तो आरपीएससी ने अपनी गलती छुपाने के लिए ये स्वीकार किया, गलती हुई। लेकिन आरपीएससी, आप ये बताओ कि बच्चा जब कोई 10th क्लास में, 11th क्लास में, 9th में होता है ना, तो उसकी भी कॉपी में जब टेस्ट होते हैं या नंबर होते हैं ना, कॉलेज लाइफ में भी, तो उसमें भी जो है कॉपियों में ऐसे नंबर नहीं दिए जाते साहब। वहाँ भी जब टेस्ट होते हैं 10 नंबर 50 नंबर के, तो पुरजोर तरीके से कॉपी चेक करने वाला ढंग से देता है। चलो एक बार आपने 0 नंबर दे दिया, तो क्या ऐसी इसको एग्जामिनर को परिस्थिति आई या क्या ऐसी उसकी मजबूरी रही कि उसने डबल मार्किंग के रूप में 7 नंबर दिया? अगर एक बार होता ना मार्किंग तो हम भी मानते हैं कि चलो गलती हो जाती है, आखिर गलती तो इंसान से होती है कि हो जाती है। लेकिन डबल मार्किंग में उसको 7 नंबर दिए, उसके बाद में कॉपी स्कैनिंग होती है, चेयरमैन के वहाँ थ्रू जाती है कॉपी, लेकिन मामला छुपाया गया और पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। अब ये मामला अभी रुका नहीं है, अब ये मामला और ज़्यादा बड़ा होगा कि जो लोग इंटरव्यू में रह गए थे, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कुछ लोग रहे थे वेटिंग लिस्ट में, वो लोग इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उठाएंगे, क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं साहब। पॉइंट का महत्व होता है यहाँ। 7 नंबर कम करके आपने उसको एसडीएम रखा है 39 से। आप ये तो बताओ कि वो बनी कैसे, उसके हिंदी में इतने नंबर कैसे आए? आपको तो मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, इस आरपीएससी को भंग तुरंत करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये रैली, एक तो अगर ऐसा ही भर्ती आपने रद्द कर दी समय रहते तो ठीक है, और ऐसा ही भर्ती आप रद्द कर दी, उसके बाद हमारी दूसरी मांग होगी आरपीएससी भंग करो। हम आरपीएससी के आगे जाके आरपीएससी को घेरने का भी काम करेंगे। पेपर लीक जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में देने की मांग की जा रही है। सीबीआई को तो ये देंगे नहीं ना, सीबीआई में दे देते सरकार खुद जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तक इसमें इन्वॉल्व है।
अब चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो और वर्तमान मुख्यमंत्री हो, इससे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, वो सब इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने में कांग्रेस वालों के साथ साथ बराबर हाथ था बीजेपी वालों का, तभी ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये बात भी मुख्यमंत्री जी को और बाद में पता चली कि हमारी सरकार के मंत्री और कुछ नेता जो है भाजपा के इसमें इन्वॉल्व है। तब जाके कहीं ना कहीं तब जाके इन्होंने अक्टूबर के बाद में गेम पलट दिया पूरा का पूरा। अगर नहीं है तो आप दूध का दूध पानी का पानी करो, फिर क्यों आप जो है बंद गोटरी में बैठा हो। अगर इस पेपर लीक की जड़ को आप खत्म नहीं करोगे तो जो आने वाला जो युवा है उनके बीच में प्रदेश में मैसेज क्या जाएगा, ये बताओ आपने। अब तो यार एसआई की भर्ती, सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट को आपने एक फैमिली पैकेज, एक एक घर में 5-5 7-7 लोगों को आपने बढ़ा दिया। ये कितनी विडंबना की बात है कि मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब सब्जी बेचने वाले से ज़्यादा एसआई भर्ती का पेपर जो हुंकार भर के बिका है। कि आप एक जो प्याज बेचने वाला होता है ना कि 1 किलो 20 के, 2 किलो 30 के, 3 किलो 40 के, ऐसे सब एसआई का पेपर बिका है कि घर में एक सदस्य लोग 15 लाख, 2 लोग तो 20 लाख, 3 लोग तो 30 लाख फैमिली पैकेज। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आया है, भाभी को बना दिया, ननद को बना दिया, देवर को बना दिया। लोग तो, सरकार तो हमें पागल बना रही है, लोगों ने जो है पेपर लेकर घर में सबको थानेदार बना दिया। कितनी विडंबना की बात है, जो पूरी जनता का मामला एक थाने में इनके एक कलम से कितने बड़ा नुकसान होता है। जो पुलिस जो है आंतरिक सुरक्षा की सबसे प्रथम पंक्ति में आती है, आंतरिक सुरक्षा का काम करती है, वहाँ अगर ऐसे फर्जी थानेदार जाएंगे तो सोचो इस प्रदेश का हाल क्या होगा। ये ताकत आपको मिली, ऐसा ही नहीं बनता सीएम कोई। आप सोचो कि आप किस स्थिति से उठ कर आप कहते हो मैं उस किसान परिवार से हूँ, मैंने भी तैयारियाँ करी है। मुझे तो नहीं लगता आपने तैयारियां करी है। आप केवल और केवल जो है पॉपुलरिटी के लिए ऐसे बयानबाजियां करते रहते हो, उसके अलावा कुछ ही नहीं है आपके पास। जो ईमानदारी से लगे हैं उन छात्रों को क्या होगा? ये परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं, उनके पैसे लगे हैं ना, इसलिए मांग कर रहे हैं, वरना ईमानदार होते तो वो इतनी पीड़ा नहीं हो। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस भर्ती में देखो कुछ ईमानदार भी है। मैं ऐसे नहीं कि आधे से ज्यादा भी ईमानदार, कुछ है 150, 150, 200 तक हो सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं। लेकिन उन भाइयों का दर्द भी जायज है क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करी। उन्हें नहीं पता था कि भाई इसमें क्या होगा, मामला मसला क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज में हुआ ये है कि उन ईमानदारों का भी दोष इसमें जायज है, लेकिन उन ईमानदारों के भी हाथ में और किसी जांच एजेंसी के हाथ में ये सीन नहीं है कि आप उनको अलग कैसे कर सकते हो साहब। अगर ऐसी कोई सुविधा होती तो हम ये कहते ही नहीं भर्ती रद्द करो, हम तो ये कहते कि जो ईमानदार है उनको अलग कर दो, बाकी छांट दो। अरे 1.5 साल 4 साल तो हो गया, 1.5 साल इस सरकार में होते हैं, अभी तक तो आपने कितने गिरफ्तार करे, 52-53 तो ट्रेनिंग करे और उसके साथ 103 हुए। क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो डिजिटल साक्ष्य थे उन सबको इन्होंने मिटा दिया, चीजें करती। अब उनके जो परिजन मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी जायज है, मैं बताऊं। क्योंकि जब किसी का बेटा, मैं तो कह रहा हूँ परिजन कोई भी हो, उसका बेटा गलत भी होता है ना तो भी वो अपने बेटे को सही मानता है, चाहे कोई भी हो। आज मैं अगर कहीं से कुछ गलत कर दूंगा तो मैं मेरे घर वालों के लिए तो सही होऊंगा, वो कहेंगे कोई बात नहीं, गलती कर दी बेटा। तो आदमी की इज्जत, आदमी की नौकरी, वो मारवाड़ी में कहावत है ना कि मिनक के जमीन जावे जाना और नौकरी जावे जाना और लुगाई जावे जाना बहुत मोटो तरतू है। तो आगे वही सीन है कि रुपया आगे गया, नौकरी की जान लाग रही है, प्रतिष्ठा की दांव पे लगी पड़ी है कि जीवन भर लोग कहेंगे फर्जी बन गया था कि थानेदार। तो भैया जब पहले 20-25 लाख रुपए देकर नौकरी लगनी थी तो फिर लास्ट में यही होता है। अब आप ये मत कहो कि न्याय का ये सिद्धांत है 100 दोषी बच जाए, निर्दोष बच जाए, वो अलग मामलों में होता है, ऐसे मामलों में नहीं होता। यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्रिमिनल मैटरों में, उन मैटरों में होता है, सिविल मैटरों में पब्लिक डोमेन का मुद्दा है। यहाँ पूरे युवाओं की दशा और दिशा का मुद्दा है। अगर ये भर्ती आज अगर इस स्थिति में आ गई ना तो आने वाले भविष्य में इस भर्ती का क्या होगा आप सोच नहीं सकोगे। ये युवा जो है ना, अगर ये रद्द नहीं करे ना तो मैं खुला कहता हूँ कि ये सारे लोग पेपर खरीदेंगे, 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख। इनके पास पैसे नहीं होंगे तो भी ये चाहे इनको सबको 2 नंबर का धंधा भी करना पड़े। और युवा क्या करेगा, थका रहा भाई। आदमी मजबूरी में तो काम करता है, और क्यों करता है भाई, गलत काम आदमी क्या करेगा भाई। तैयारी करने वाले आज इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, वो उनको फायदा नहीं मिल रहा उनके हक का, तो उनके घर वाले भी कहेंगे कि बेटा जब उनका ही कुछ नहीं हुआ तो अपन भी पेपर ले लेते, लग जाएंगे। और बाद में कभी तुम पकड़े जाओगे तो हम कह देंगे कि एसआई वालों में पकड़े गए, उनका क्या बात, फिर हमारा क्या होगा। तो ये एक फिर जो है पीढ़ी इधर पीढ़ी जो है एक श्रृंखला ही बन जाएगी। एक राजस्थान में जो एक नया रिवाज ही बन जाएगा कि लाओ पेपर लो, खरीदो, कुछ नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस एक चलता जाएगा, होता जाएगा, बस ये सीन। एक अंतिम सवाल आपसे कि 2 मई की बात कही आपने कि 2 मई को ट्रेलर दिखाया था, अभी आने वाले समय में हम फिल्म दिखाएंगे पूरी, एक बार दोबारा बता दीजिए इसको। अब ये तो ये है कि देखो सरकार जब बेरी है ना, टस से मस नहीं होती ना, तो सरकारों को दिखाने के लिए हम तो जब क्या है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला है नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, इनका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने किसी मुद्दे को, किसी कमान को अगर झंडा रोप दिया ना तो फिर यहाँ तो वो झंडा वहीं रुकता ही है। उस झंडे को जो है ये झुकने नहीं देते हैं, वहाँ ये जीत के ही उठते हैं, नहीं तो फिर है ना सामने वाले को हिला देते हैं।
अब आप हमारी प्रतीक्षा ले रहे हो इस तपती गर्मी में, तो हम तो उस किसान परिवार के बेटे, हम तो बैठ जाएंगे। हमें तो आप ये कह दोगे आप 10 दिन बैठ जाओ, हम फैसला ले लेंगे, हम 15 दिन बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन लो तो सही फैसला, लेना तो आपको एक दिन पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ आप रद्द भी मत करो, लेकिन कुछ बताओ तो सही कि करना क्या चाहते हो। बीच का रास्ता भी निकाल रहे हो तो हमें बताओ, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम हमारी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, हम बाद में न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम एक बार आपसे जवाब जाना चाहते हैं कि सरकार से कि आप जवाब दो। अब ये ऐसे जवाब नहीं देंगे। देखो 2 तारीख को हमने ट्रेलर दिखाया तो इन्होंने कैबिनेट मीटिंग की, जो है वो फॉर्मेलिटीज भी करी, वापस कोर्ट में से गए, बोले 21 तारीख को मीटिंग है, हम करेंगे। मतलब हलचल इनकी शुरू हो गई है, मतलब इनके धड़कनें तेज हो चुकी है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब बीच में इनको हमने जब धरना स्थगित किया ना, उनको लगा कि अब तो शायद ही आएंगे, एक बार उठ गए तो क्या आएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि वो तो जो है एक हवा थी, अब ये तूफान है, अब आएगी सुनामी। और सुनामी के साथ ऐसा भूगाल आएगा कि पूरे जयपुर में लोग याद रखेंगे। यहाँ तो ये बढ़ती रद्द हो जाएगी, यहाँ फिर ये सरकार की हम सेंट बजाएंगे, लगा देना मुकदमा, डाल देना जेलों में। क्या करोगे क्या नहीं करोगे कोई बात नहीं, हमने तो मुकदमों को क्या मेडल बना लिया, आदी हो गए हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, देखा जाएगा। क्योंकि संघर्ष भी उसी के हिस्से में आता है जिसने जो है ताकत होती है, लड़ने की क्षमता रखता जाता है। देखिए मेरे साथ लादूराम जो छात्र नेता हैं, लगातार एसआई भर्ती रद्द करने की मांग यहाँ पे कर रहे हैं और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये पिछले कई दिनों से धरना चला है। और हाल फिलहाल आज 16 मई है, यहाँ से कुछ ऐलान होने वाला है, बड़ा कुछ ऐलान होने वाला है आगामी तारीखों के लिए, आगामी रणनीति जो बनाने वाले हैं। 1 लाख युवाओं का यहाँ पे एक रैली का यहाँ पे बताया गया था पूर्व में। अभी भी इन्होंने कहा है कि या सरकार समय रहते हमारी रणनीति से पहले एसआई भर्ती को रद्द करने का डिसीजन ले ले, अन्यथा जयपुर में एक सुनामी आएगी और भूकाल इतना भयंकर होगा जिसका खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में देखने वाली बात आप ये होगी कि अब जैसे ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहाँ पे आते हैं, वो क्या ऐलान करते हैं, कितना क्या आगे रणनीति रहने वाली है, वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, NSA 9 न्यूज जयपुर।